जो काम ये संसद में बिल ला करके नहीं कर पाए, उन्होंने ये बैकडोर एंट्री से सुप्रीम कोर्ट के अपने बैठे मनुवादी जजों के कारण करवाया गया। मंदिर में जाता है तो लाठी तोड़ देते। आज भी हमारे लोग संपन्न नहीं है। 100 में से एक व्यक्ति संपन्न हो गया है तो वो पूरा दलित समाज संपन्न नहीं हो गया है भाई। ये सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये तो आर्थिक रूप से इन्होंने संविधान की परिभाषा बदल दी। और आप ये सोचिए कि ये जो आरक्षण दिया गया है ये आर्थिक रूप से तो कभी नहीं दिया गया था, वो तो सामाजिक स्टेटस को बढ़ाने के लिए दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादातर जज सवर्ण हैं। बताइए कॉलेजियम सिस्टम कब होगा? फर्जी अर्जुन को द्रोणाचार्य के द्वारा भारत का सबसे बड़ा धनुधारी बनाया जा रहा है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये समाज अब जग चुका है, ये समाज अपनी आवाज़ कहना जानता है। आज़ाद समाज पार्टी कांसी राम के नेतृत्व में आज उनके सांसद नगीना से चंद्रशेखर आज़ाद ने एक रैली बुलाई। मुद्दा था आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर के। आप देख सकते हैं ये भीड़ आई हुई है पूरे प्रदेश से, अलग अलग इलाकों से बहुजन समाज यहाँ आज उमड़ा हुआ है। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जितनी भीड़ अंदर है उससे कहीं ज़्यादा भीड़ मैदान के बाहर है। पहले ये रैली रामलीला मैदान में होने वाली थी, लेकिन ये रैली फिर उसके बाद स्थान बदल गया और इंदिरा गांधी स्टेडियम में बुला दिया गया। कुछ लोग हैं हमारे साथ में जो अलग अलग इलाकों से आए हैं। कहाँ से आए भैया आप? हम गाजियाबाद से आए। गाजियाबाद से आए। अच्छा, क्या मुद्दा है, क्या समस्या क्या आ रही है दलितों के साथ? ये जो वर्गीकरण की बात हो रही है, क्यों इसमें सहमत नहीं आप लोग? पहले तो मैं आपके चैनल वन इंडिया का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपने चैनल के माध्यम से हमारे बहुजन समाज की आवाज़ को दिखाने का काम किया। जो स्ट्रीमलाइन की मीडिया वो तो आप देखती है किस तरह का उसका रवैया है। बात रही आरक्षण में वर्गीकरण की, तो सरकार की जो मंशा है वो ये है कि इस बहुजन समाज को कैसे नीचे रखा जाए। जो काम ये संसद में बिल ला करके नहीं कर पाए, उन्होंने ये बैकडोर एंट्री से सुप्रीम कोर्ट के अपने बैठे मनुवादी जजों के कारण करवाया गया। उन्होंने हमारे बीच में फूट डालने की कोशिश करी, लेकिन हमारा समाज बटने वाला नहीं है। जब 7.5% आरक्षण जो है एसटी के लिए है और 15% एससी के लिए, 27% स्टेट में ओबीसी के लिए, वो बना रहेगा। और यदि ये अपनी इस मंशा से ये चाहेंगे कि आरक्षण को समाप्त कर दें तो ये नीले गमछेदारी कम नहीं है। एक शेर पहुंचा दिल्ली में अभी, और आप देखो ये आप अपने जरा दिखाओ कैमरे से, जितनी पब्लिक है पैसे दे के बुलाई नहीं गई है। ये चंद्रशेखर भाई की एक कॉल पे करी हुई पब्लिक है। और ये सरकार की मंशा थी कि इन्होंने रामलीला ग्राउंड को नहीं दिया गया। आप देखते कितनी भीड़ है, आप इतनी भीड़ अंदर देखेंगे कि लोग ये पूरा भरा पड़ा है। अच्छा, आरक्षण को वो ये कह रही है सुप्रीम कोर्ट कि प्रदेश अगर सरकारें चाहें तो जो जिसने आरक्षण ले लिया है वो तो ठीक है, वो क्रीमी लेयर में चला जाए, उससे जो नीचे जो वंचित तबका है दलितों में, SC ST में, उसको मौका मिलना चाहिए। तो बड़ा भाई अब छोटे भाई को देने के लिए तैयार क्यों नहीं है? मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, आरक्षण को लागू लगभग 70 साल होने वाले हैं, क्या वो पूरा कोटा पूरा हो गया? बैकलॉग भर गया? वो हमारे कास्ट के SC ST OBC कितने जज बने हैं बताइए सुप्रीम कोर्ट में? जब सुप्रीम कोर्ट के जज टिप्पणी करते हैं कि अपने भाई के लिए आरक्षण छोड़ दो, वो हमारी मंशा हम छोड़े ना छोड़े, लेकिन वो प्रेशर नहीं कर सकते। आप बताइए कितने मेरे जाति के लोग, कितने मेरे SC वो शेड्यूल कास्ट के लोग जज बने, कितने IPS IAS बने? आप रोस्टर ला करके आपने हाथ काट दिए गए। आप लोग पीछे से क्या कहते हैं ये अंगूठा काटने वाली जो प्रक्रिया लागू करने नहीं देंगे भीम आर्मी के लोग, आज हमारी पार्टी के लोग। अभी हमारा एक से संसद में पहुंचा है, आने वाले समय में देख लेना कि नीले झंडे संसद में दिखाई देंगे। जो क्या कह रहे हैं आप? आज भी देश आज़ाद नहीं है। क्यों? ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी आज भी जो है ना वर्ण व्यवस्था है, जातिवाद है, उसके बाद में भी यहाँ पे जो है ना फूट डालो की राजनीति है। जो क्या अंग्रेजों की राजनीति थी वही इनकी राजनीति है, फूट डालो राज करो। फूट डाल वही चल रहा है शुरू से ही। देश के अंदर हजारों जातियाँ हैं, उनमें वर्गीकरण है, एक दूसरे को जो है फूट डालने की राजनीति है और इनका यही उद्देश्य है। पहले नहीं, अब जिसको नहीं मिला उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये तो नहीं, जो आरक्षण है वो एक आरक्षण जो होना चाहिए वो होना चाहिए जो आर्थिक आधार पर होना चाहिए। लेकिन ये ऐसा कहाँ कर रहे हैं? जातिवाद खत्म होना चाहिए इसके अंदर, जातिवाद खत्म होना चाहिए, लेकिन जातिवाद खत्म नहीं हो रहा। आज भी जो एंटीनाधारी है ना उनका ही कब्जा है देश के अंदर। जो आरक्षण को लेकर आपने बताया था, क्या सवाल था आपका? मैं उसका जवाब देता हूँ। हम ये कह रहे हैं और सब लोग ये बात की चर्चा कर रहे हैं कि जो बड़े भाई को आरक्षण मिल गया तो अब छोटे भाई को मिलना चाहिए कि बड़ा भाई का परिवार ही लेता रहेगा? अगर ये सरकार और सुप्रीम कोर्ट दलित हितैषी है, जैसे सवर्ण लोगों को 10% आरक्षण दिया, ऐसे दलित जो पीड़ित, वंचित, मजदूर, किसान हैं उन लोगों को नहीं दे सकती क्या आरक्षण? आज भी दलित को घोड़ी से
जब बारात चढ़ती है तो उसे उतारा जाता है, मंदिर में जाता है तो लाठी तोड़ी जाती है। आज भी हमारे लोग संपन्न नहीं है। 100 में से एक व्यक्ति संपन्न हो गया है तो वो पूरा दलित समाज संपन्न नहीं हो गया है भाई। तो अब 99 को तो मिलना चाहिए ना, 1% वाला छोड़। भाई साहब मैं बोलता रहा हूँ, एक जो ज़्यादा हितैषी बनना है, अगर आप मीडिया में, आपको मानता हूँ आप सरकार के पक्ष में बात कर रहे हैं, आपको कहना चाहिए दलितों को, पूछने की बात, अगर आप हितैषी, अगर सरकार हितैषी है तो मैं जो कह रहा हूँ, जैसे सवर्णों को दिया है EWS 10%, ऐसे हमारे दलितों को 10% का आरक्षण दे। अच्छा, उससे आपको लगता है जो 10% EWS वाला मिला है सवर्णों को, वो अगर दलित समाज को मिल जाएगा तो उससे पूरी हो जाएगा, मतलब आपको लग रहा है? नहीं, उनका अलग मिला, हमें अलग मिलना चाहिए हमारे लोगों को। मैं उनका तुलना छीनने जा रहा हूँ, उनका वो उनका अपना ले रहा है। हमारे, मैं उनको ये कह रहा हूँ कि भाजपा जो कहती है दलित हितैषी है, अगर दलित हितैषी है तो जो दलित समाज के वंचित पीड़ित लोग हैं, जो मेला धो रहे हैं, काम कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, जूते काट रहे हैं, उन लोगों को मिलना चाहिए 10% आरक्षण। अच्छा, ये जो कह रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? ये कह रहे हैं कि जो जो EWS है वैसे ही EWS का आरक्षण दलितों को भी मिलना चाहिए जैसे सवर्णों को मिला है, लेकिन वो हमारा जो आरक्षण है उसमें कोई फेरबदल नहीं होना चाहिए। ये 10% जो आरक्षण दिया गया है सवर्णों को EWS दिया गया है, ये तो संविधान से परे है, क्योंकि आरक्षण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने तो सोशल कॉज पे दिया था, सामाजिक दर्जे को बढ़ाने के लिए दिया था, ना कि जो है आर्थिक रूप से दिया गया था। ये सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, ये तो आर्थिक रूप से इन्होंने संविधान की परिभाषा बदल दी। और आप ये सोचिए कि ये जो आरक्षण दिया गया है, ये आर्थिक रूप से तो कभी नहीं दिया गया था, वो तो सामाजिक स्टेटस को बढ़ाने के लिए दिया गया था। और इस सरकार ने जो है 10% जो आरक्षण दे दिया, वो जो है आर्थिक रूप से दे दिया। तो आर्थिक रूप से तो समाज के कई लोग पिछड़े हैं, उसमें दलित समाज है, बैकवर्ड समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, और जो है हमारे बड़े जो जिसको जाति में कहा जाता है 15% के जो लोग हैं, सवर्ण लोग हैं, उसमें भी हैं। तो भेदभाव तो एक ही वर्ग के लिए हो रहा है। तो जब ये 10% इन्होंने आर्थिक रूप से दिया है, तो आर्थिक रूप से पिछड़े तो हर समाज में भी हैं। मैं ये नहीं कहता कि ब्राह्मणों में जो है आर्थिक रूप से पिछड़े नहीं हैं, या जो है ठाकुरों में पिछड़े नहीं हैं। तो जब उन समाज में भी पिछड़े हैं, तो आप समझ सकते हैं कि दलित समाज में तो निश्चित रूप से और पिछड़े होंगे। तो आर्थिक रूप से जब दिया गया, तो आर्थिक रूप से परिभाषा तो आपको जो है जानने के लिए आपको जाति जनगणना करानी पड़ेगी। आपने कैसे बैठे बैठाए संसद में ये कह दिया कि ये समाज जो है आर्थिक रूप से पिछड़ा है। जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये व्यवस्था बनाई थी संविधान की, तो 1585 की थी। आज अब 1585 कितने साल पहले की बात थी, और आज जब इसको जो आरक्षण के रूप में परिवर्तित किया जाएगा, तो जाति जनगणना से जातियों का आंकड़ा मिल जाता, उसे आर्थिक समीकरण मिल जाता, फिर उसके बाद ये रिजर्वेशन देते तो न्यायप्रिय होता। ये तो कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। और आरक्षण तो जो है सोशल कॉज के लिए था। अगर 22.5% दलितों को मिला है, तो वो आर्थिक स्थिति पर नहीं था, सामाजिक स्थिति पर। और उसके बाद जो है मंडल कमीशन आया, माननीय VP सिंह जी प्रधानमंत्री थे, वो 27% पिछड़ों को ले लाए, तो वो भी जो है सामाजिक रूप से था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने तो ये आर्थिक रूप से ये कहानी कर दिया, ये तो संविधान के विरोध में बात कर दिया। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो भी निर्णय लिया गया, ये निर्णय जो है कहीं से सूझबूझ का परिचय नहीं लिया गया। किसी एक जाति को फेवर करने की बात हो गई, और जो है 95% जातियों को अनफेवर से दूर कर दिया गया। तो लड़ाई तो उसकी है कि आपने 10% जो आरक्षण दिया है आप सवर्णों को EWS के तहत, तो बिना जाति जनगणना की आपको डाटा कहाँ से मिल गया कि ये जो है ये समाज, ये कौम जो है वंचित है? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अवंचित हैं। और भाई ने तो ये कहा है कि जो हमने 22.5% में आपने वर्गीकरण किया है, तो बिना, आपको लगता है कि पहले जो आरक्षण बाद में होना चाहिए, पहले जाति जनगणना होनी चाहिए? जाति जनगणना से स्पष्ट हो जाता कि उसमें कौन सी जातियाँ वाकई में जो है आज के तारीख में सन 2024 में वाकई में कौन संपन्न हुई हैं आर्थिक रूप से, और कौन जो है संपन्न नहीं हुई हैं आर्थिक रूप से। तो उसके हिसाब से वो बंटवारा होता, तो मुश्किल था कि मानव और इंसानियत के नाम से वो निश्चित रूप से न्यायप्रिय होता। अच्छा, ये जो कह रहे हैं बात, अगर जाति जनगणना हो जाती है, जाति जनगणना के साथ में आर्थिक जनगणना हो जाती है, तब मानेंगे आप सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है, अगर सरकारें वैसा चाहती हैं तो? अच्छा, सबसे बड़ी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहूँ, सीधे जातिवादी खत्म हो जाए इस देश, तो सब मामले खत्म हो जाएगा। बताइए, जो लोग, समय लगेगा, क्योंकि वो मैं एक बात कह रहा हूँ, एक हमारे समाज का, जो बुरा मत मानना मेरी बात, का सवर्ण तबका है, जिस दिन उसने जातिवाद खत्म करने का मामला आह्वान न ले लिया, तो इस देश से ना आरक्षण को लेकर मामला चलेगा, ना किसी चीज़ को लेकर मामला चलेगा, कोई मनवाद व्यवस्था नहीं रहेगी इसमें, क्योंकि सब कुछ एक हो जाएगा, एक समान हो जाएगा, कोई भी आरक्षण का विरोध नहीं करेगा। इस देश में सबसे पहले जातिवाद आया, तब आरक्षण आया। अगर जातिवाद खत्म हो जाएगा, जातिवाद का विनाश ही हो जाएगा, तो बिल्कुल सब कुछ समान हो जाएगा एक जैसा। जातिवाद तो बहुत सालों से है, आरक्षण तो बहुत कम समय, आरक्षण तो 70 साल हुए, 72 साल हुए। जिन लोगों तो जाति तो बहुत लंबे समय से चली आ रहे, ना जाने हम लोगों को पता नहीं कब से चली आ रही है। जातिवाद को लेकर आप बता रहे हैं,
3,000 साल पूर्व से जो मलाई मार रहे हैं खूब दबा के, आज कुछ दलित समाज के पिछड़े लोगों को आरक्षण का मिल गया, अभी भी वो सही पूर्ण तरीके से संपन्न नहीं हुए, इनके पेट में खौला मच गया। वो ये चाहते हैं कि एक जूता काटने वाला, एक घू उठाने वाला, टट्टी मैला धोने वाला, ये हमारे बराबर में कुर्सी बैठ कैसे पहनने लगा, अच्छे कपड़े कैसे पहनने लगा, उनके पेट में दर्द हो जाता है। इसलिए वो ये व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, गले में हांडी, पीछे झाड़ू, और वही व्यवस्था मनुवाद व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। उनका ये है पूरा। तब कौन करना चाहता है, आप मुझे बताओ जरा, कौन करना चाह रहा है? ये वही लोग हैं, आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग, ये वही लोग हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्रीमी लेयर आरक्षण में तो लागू कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में कब लागू होगा? सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादातर जज सवर्ण हैं, बताइए कॉलेजियम सिस्टम कब होगा? देखिए उसमें एक मिनट, बड़े भाई को मिल चुका है तो छोटे भाई हम दोनों साथ हैं, दोनों साथ बोलेंगे। मैं एक बात बताऊँ, क्या रानी के पेट से ही राजा पैदा होगा हमेशा? अब वो व्यवस्था पुरानी हो गई, वो हो रही है भाई। रुको, अगर आप देखो मनुवादी मिल गया होगा, ये अरे एक मिनट पुरानी हो गई, लग रहा है आप ही नहीं बोलोगे ना, आरएसएस की तरफ से आए हो आप। अगर रानी के पेट से राजा पैदा नहीं हो रहा है तो ये कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू जो जज बनाए जा रहे हैं, ये रानी के पेट से राजा पैदा नहीं है। आप एक बात बताइए मुझे, क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा रही है? दलित, शोषित, वंचित समाज के कितने ऐसे लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट, IAS, PCS, यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, सरकार पिछले दरवाजे से कुछ ऐसे लोगों को जो नौकरी डिजर्व के पेपर भी नहीं देते, उनको पीछे से जाकर IAS, PCS बना देती है। ये क्या शिक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं? और इनका मेन मोटिव और कुछ नहीं, इनका मेन मोटिव है देश से शिक्षा खत्म करना। देखिए, दलित, शोषित, वंचित समाज इतनी अच्छी सुविधाएं उसके पास नहीं है, वो अच्छे स्कूलों में शिक्षा नहीं पा सकते, वो छोटी जगह से पढ़ करके और मेहनत करके वो जैसे तैसे अपनी नौकरी पाते हैं। और जो सवर्ण समाज है उसके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, उनके बच्चे अमेरिका, लंदन और अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। और इन्होंने एक बहुत अच्छा गेम खेला है कि गाँव के जो सरकारी स्कूल हैं ये उनको बंद किए जा रहे हैं। बंद करने का मतलब ये कि जो गाँव से जो आवाज़ें निकलती हैं, मैं एक गाँव का बेटा हूँ, मैंने गांव से निकल करके और मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। कहाँ से आए आप, कौन से गांव से? यूपी के बदायूं से हूँ। मेरे गांव का नाम मालपुर ततरा, बीरू भारती मेरा नाम है, और भीम आर्मी का मैं जिला प्रभारी रहा हूँ, जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ, जिला महासचिव, विधानसभा अध्यक्ष, बहुत पदों पर रहा हूँ। और अब इस वक्त मेरे पास कोई पद नहीं है, मैं निस्वार्थ केवल भाई के संघर्ष और तप और अपने समाज का दुख देखते हुए मैं जगह जगह जाता हूँ। मेरे ऊपर 5 मुकदमे हैं, कई बार मैं और मेरे भाई जेल जा चुके हैं। हम भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी को हम ही बदायूं में हमने ज्वाइन, सबसे पहले हम लेके आए थे, हमने संघर्ष किया है। और ये कोई फ्लाइट से उतरे हुए हम लोग नहीं हैं, हमने ज़मीन पर जाकर के हम अपने लोगों का दर्द देखते हैं, तब हम यहाँ बोल रहे हैं। और सुनिए, रही बात कॉलेजियम सिस्टम की, तो जब तक कॉलेजियम सिस्टम ख़त्म नहीं होगा, जब तक वहाँ अच्छे लोग नहीं बैठेंगे, तो क्या संविधान बचेगा, आपको लगता है? और फिर सबसे अहम बात, हम आपसे ही क्या उम्मीद करें? देश का सारा मीडिया बिका हुआ है, क्या उम्मीद करें कि ये सत्य दिखाया जाएगा? जो हमारी बातें, जो हक अधिकार की वो दिखाई जाएंगी, उन्हें काट करके आप ऐसी बातें चलाएंगे जो हमारे ऊपर मुकदमे लिखे जाएँ, हमारे ऊपर मुकदमे लिखवाएंगे आप, हमारे खिलाफ हो और मुकदमे लिखवा के हमें जेल भेजा जाएगा। क्यों? क्योंकि मीडिया और ये मनुवादी सरकार चाहती है कि जो आवाज़ दलित समाज में, पीड़ित, शोषित, वंचित समाज में उठे, उसको दबाया जाए। आप भूल गए भी थोड़े दिन पहले भारत की पहलवान बेटियों को, आप भूल गए बंगाल का कांड। लंबा भाषण दोगे भाई, नहीं चलेगा। मुद्दे की बात करेंगे। हाँ, अब मुद्दे की बात ये, अब ये कह रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम अगर हट जाता है तो कैसी व्यवस्था आनी चाहिए? क्या एग्जाम से होना चाहिए? एग्जाम होना चाहिए। जब पुलिस का एग्जाम होता है, एक लेखपाल की भर्ती से लेके IAS तक का एग्जाम होता है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी एग्जाम भी तो होना चाहिए जजिस का। क्यों नहीं हो सकता है? क्या आप बताइए, उसका जवाब दीजिए। हो नहीं सकता है क्या? मेरिट पे कर रहे हैं। क्या मेरिट पे कर रहे हैं? मेरिट पे कर रहे हैं। देखो यार, सबसे बड़ा वही सिस्टम हो गया, वही कर रहा है कि रानी के पेट से ही राजा पैदा होगा, यही चल रहा है हर बार। नहीं तो कि ये केवल रानी और राजा वाला जो ये पैदा होने वाली बात, ये केवल सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, कहीं और भी हो रहा है? हर जगह हो रहा है, कुछ जगह चुपके से हो रहा है, प्रोफेसर से हो रहा है, यूनिवर्सिटी में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। एकलव्य का अंगूठा काट के ना फर्जी अर्जुन को द्रोणाचार्य के द्वारा भारत का सबसे बड़ा धनुधारी बनाया जा रहा है, और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये समाज अब जग चुका है, ये समाज अपनी आवाज़ कहना जानता है। अब अच्छा, और भी लोग कहाँ से हैं भैया आप? हम मेरठ से, किठौर सांजापुर। अच्छा, आप कहाँ से हैं भैया? आगरा से भैया। आगरा से। किस लिए? क्या समझ में आया है, क्या मुद्दा है भैया? जो क्रीमी लेयर का वर्गीकरण का जो मुद्दा है, उसको लेकर के हम आए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अध्यादेश लाया है क्रीमी लेयर और वर्गीकरण का मुद्दा उन्होंने लाया है, तो हमने, हमारा ये कहना है हमारे नेता का कि पहले जातिगत जनगणना कराई जाए, जिससे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के हिसाब से वर्गीकरण करा जाए।
और क्रीमी लेयर लागू करने का तो ये है कि जिन लोगों पे हज़ारों सालों से 100% आरक्षण है, उन लोगों के आरक्षण वो लोग छोड़े ना सबसे पहले। हमारे लोग अगर एक बार किसी को नौकरी मिल गई तो वो संपन्न हो गया। आप लोग हज़ारों सालों से नौकरी पर हैं, आप संपन्न नहीं हो पा रहे। आप हज़ारों सालों से मंदिरों में पुजारी बने बैठे हैं, आप भी अपना आरक्षण छोड़ें। अब दलितों को मंदिरों में पुजारी बनने अब दीजिए। कहाँ दलित जाते हैं? दलितों ने तो छोड़ दिया पूजा पाठ, दलित तो केवल पढ़ाई कर रहा है। भैया पढ़ाई कर रहा है लेकिन पूजा की इच्छा है क्या अभी? नहीं, हमारी इच्छा नहीं है भैया। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आरक्षण की बात करते हैं ना कि हमारे लोगों को नौकरी मिल गई, आज उसी चीज़ का तो पेट में दर्द हो रहा है कि पढ़ लिख कर नौकरी पर जा रहे हैं कि आरक्षण क्रीमी लगा करके आरक्षण का लाभ ना मिले। आपको तो हज़ारों सालों से लाभ मिल रहा है, आप लोग छोड़िए ना पहले। अगर आपको देना ही है वंचित लोगों को तो जैसे 10% आरक्षण आप सर्वणों को दे रहे हैं अलग से, उसी तरीके से दलितों को भी दीजिए, आर्थिक आधार पर। आर्थिक आधार पर दीजिए, उसमें से काय को। तो ये है हालात की जो दलित समाज है वो ये चाह रहा है कि जो हमारा आरक्षण है उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो। अलग से अगर सरकार चाहती है, कोर्ट चाहती है और अगर लगता है कि आर्थिक आधार पर कुछ लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए तो उसकी व्यवस्था अलग से होनी चाहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन सत्यम के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी।